राजस्थान के नीम का थाना जिले के खेतड़ी में बड़ा हादसा। लिफ्ट खराब होने से एचसीएल कान में फंसे 14 में से 3 एहलकारों को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उतरेंगे महाराष्ट्र की इंतखाबी जंग में। रैलियों और रोड शो के जरिए चलाएंगे मुहिम। अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल और उड़ीसा में करेंगे रैलियां। राजनाथ सिंह, हेमंत बिस्वा और योगी समेत तमाम बीजेपी लीडर ने कसी अपनी कमर। मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायबरेली और अमेठी में संभालेंगे कांग्रेस की कमान। राहुल उड़ीसा में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। प्रियंका यूपी में करेंगी रैली। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से करेंगे रैलियां। मायावती और दीगर पार्टी लीडर भी होंगे शामिल। उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। पिछली समाअत में रियासती हुकूमत को रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करने की दी थी हिदायत। झारखंड हुकूमत के वजीर आलमगीर आलम से आज भी रांची में ईडी करेगी पूछताछ और उनके पीएस और घरेलू मुलाजिम के घर से बरामद होने वाले करोड़ों की नकदी के बारे में कल कई घंटों तक उनसे हुआ था सवाल। और कांस फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब में मेरिल स्ट्रिप को पाल्मे डियोर से नवाजा गया। इंडियन पवेलियन का भी विश्वसनीय सूत्रधार के नाम से हुआ इनेकाद। दो 2021 में ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने के बाद आज पहली बार घरेलू मैदान पर खेलेंगे नीरज चोपड़ा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा फेडरेशन कप एथलेटिक मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के लिए 4 मरहलों की मुहिम खत्म होने के बाद अब 5वें मरहले की मुहिम जोर पकड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और स्टार कैंपेनर पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे, जहां वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। पीएम मोदी की पहली मीटिंग दोपहर 3:15 बजे डिंडोरी में होगी और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी रैली शाम तकरीबन 5:15 बजे कल्याण में होगी। कल्याण की अवामी मीटिंग के बाद पीएम मोदी मुंबई शुमाल मशरिकी लोकसभा सीट पर इंतखाबी मुहिम के लिए रोड शो करेंगे। रोड शो का वक्त तकरीबन 6:45 मुकर्रर किया गया है। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमित शाह मगरबी बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। वो सिरमपुर लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए हुगली के मुसात बाजार में एक रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद अमित शाह उड़ीसा रवाना हो जाएंगे। यहां वो इंतखाबी जलसा और रोड शो करेंगे। अमित शाह इसका लोकसभा हलके में तकरीबन 2 बजे इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। अमित शाह कटक लोकसभा सीट के लिए इंतखाबी मुहिम के तहत शाम तकरीबन 5:30 बजे रोड शो करेंगे। वहीं पार्टी सदर जेपी नड्डा पहले बिहार के मशरकी चंपारण में होंगे और फिर मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे। नड्डा सबसे पहले बिहार के मशरकी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक रैली करेंगे और इसके बाद वो बंगाल के लिए रवाना होंगे, जहां वो दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाएंगे और इसके बाद बांकुरा में उनकी एक रैली होगी। बंगाल के दौरे के बाद बीजेपी सदर उड़ीसा के खुर्दा में पार्टी ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह इंतखाबी मुहिम के लिए आज लखनऊ जाएंगे। वो कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह बख्शी का तालाब इलाके में मुनक़िद इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे और इसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह तबादला ख्याल के प्रोग्राम में
हिस्सा लेंगे और शाम 7:45 पर अमीनाबाद में इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करेंगे। और इससे पहले भी वजीर दिफा राजनाथ सिंह लखनऊ कई इंतखाबी रैलियों से खिताब कर चुके हैं। इन दिनों कांग्रेस पार्टी लीडरों की पूरी फौज रायबरेली पार्लिमानी हलके में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। प्रियंका गांधी खुद अपने भाई राहुल गांधी की जीत को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो वहीं आज पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। आज रायबरेली के अलावा खड़गे अमेठी में भी कांग्रेस के हक में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा पर दाव लगाकर पार्टी ने अपने लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है और दोनों जगहों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। राहुल और प्रियंका गांधी के बारे में बात करें तो आज राहुल गांधी बुलांगीर उड़ीसा में इंतखाबी दौरे पर होंगे। रियासत में राहुल की ये तीसरी रैली होगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अखोड़िया, ऊंचाहार और मतीनगंज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। वहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद भी आज भरपूर मुहिम चला रहा है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रैलियों के जरिए इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। केजरीवाल आज दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा हलके से उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल, शुमाल मशरक़ी दिल्ली लोकसभा हलके से उम्मीदवार कन्हैया कुमार और शुमाल मगरबी दिल्ली लोकसभा हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज की हिमायत में रोड शो करेंगे। इंतखाबात के 4 मरहलों के बाद अब बीएसपी भी अपनी मुहिम को मजीद आगे बढ़ा रही है। पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज यूपी के बांदा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उनके मुस्तकिल निशाने पर है। और इस बार पूरे मुल्क की नजरें हाजीपुर पर हैं, जो बिहार के 40 लोकसभा हलकों में से एक निहायत अहम सीट है। वहां एनडीए से एलजेडी रामविलास पासवान के उम्मीदवार चिराग पासवान अपने वालिद की विरासत को बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इंडी इत्तेहाद के आरजेडी उम्मीदवार शिव चंद्र राम मकामी होने और तेजस्वी यादव के फॉर्मूले के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाजीपुर से 8 बार इलेक्शन जीतने वाले रामविलास पासवान की वजह से ये सीट इस बार हॉट सीट के तौर पर सुर्खियों में रही है। आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में डीडी न्यूज के नुमाइंदे राजेश राज की ये खुसूसी रिपोर्ट। साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान का गढ़ माने जाने वाली हाजीपुर की लोकसभा सीट से इस बार उनके बेटे चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग का अपने चचा और हाजीपुर के एमपी यशोपति कुमार पारस के साथ इस सीट को लेकर काफी तनाजा था, लेकिन आखिरकार सीट अलॉटमेंट में चिराग पासवान हाजीपुर सीट हासिल करने में कामयाब रहे। इस सीट पर उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार शिव चंद्र राम से है, लेकिन असल लड़ाई खानदान के अंदर है। ताहम अब यशोपति कुमार पारस एनडीए की हिमायत कर रहे हैं और चिराग पासवान को भी अपने वालिद रामविलास पासवान की करिश्माई शख्सियत से काफी फायदा मिल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर में कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा हाजीपुर में जो उनके द्वारा किए गए कार्यों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित ना हुआ हो। हैविंग सेड दैट, मैं नहीं मानता इन तमाम मुद्दों को कि कोई बाहरी भीतरी अंतोगत्वा आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस सोच के साथ आप कार्य करते हैं, प्राथमिकता वो होती है। वहीं आरएलडी ने बिहार हुकूमत के साबिक वजीर और एक आम पस मंजर से आने वाले शिव चंद्र राम को हाजीपुर से मैदान में उतारा है, जो मकामी बमुकाबला बाहरी का नारा देकर आवाम से मैंडेट मांग रहे हैं। बाहरी हटाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। और दूसरा विकास। 47 साल हाजीपुर की जनता ने, 47 साल कम नहीं होता, 47 साल आपको मौका जनता ने देने का काम किया। लेकिन आज के डेट में हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है, सभी जाति समाज के लोगों ने, कि इस बार हाजीपुर का बेटा हमारा चुनाव में मैदान में करेगा।
इस लोकसभा के दायरा कार में 6 असेंबली हलके हैं, जिनमें हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघवपुर और महनार आते हैं। हाजीपुर और लालगंज को छोड़कर 4 सीटें इंडी इत्तेहाद की आरजेडी और कांग्रेस के पास हैं। इस मर्तबा के इंतखाबात में हाजीपुर के अवाम सिर्फ तरक्याती मसाइल पर अपना रुकन असेंबली मुंतखब करने के मूड में है। लोग यहाँ पर सर अभी विकास के बारे में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ सड़क का बहुत बड़ा समस्या है हाजीपुर में। लोग विकास पे वोट करेंगे। क्या लगता है कैसा सांसद चाहिए? नौजुवक हो जो दुख सुख में खड़ा रहे, वैसा सांसद चाहिए हमें। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की भरमार है, इसके बावजूद जनता के मन मस्तिष्क पर ये मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशन कार्ड खेला जा रहा है। इमोशन के आधार पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ मतदाता ऐसे हैं या मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मुकाबला एक तरफा न हो। साल 1957 में वजूद में आने वाली हाजीपुर लोकसभा सीट पर 1977 से पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन जब 1977 में रिकॉर्ड वोटों से जीतकर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया तो हाजीपुर दुनिया भर में सुर्खियों का बाइस बना। रामविलास पासवान कुल 8 बार हाजीपुर से एमपी के तौर पर दिल्ली पहुंचे। अपने दौर में रामविलास पासवान ने हाजीपुर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर को खोलने से लेकर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलने जैसे बड़े काम किए हैं। इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इंतखाबी मैदान में नौजवानों के जोशो खरोश और नरेंद्र मोदी के ख्वाबों के भारत के तामीर का दावा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने साबिक वजीर शिव चंद्र राम को दांव पर लगाया है। चौथे मरहले में अवाम 20 मई को गज और ग्रह के मुकद्दस इलाकों से किसको पार्लियामेंट भेजती है, ये 4 जून को पता चलेगा। हाजीपुर से कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और फैजाबाद से बीजेपी के एमपी लल्लू सिंह हैट्रिक करने के लिए इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से वो 2014 और 2019 में जीतकर पार्लियामेंट की दहलीज पर पहुंचे हैं। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह अपने पार्लिमानी हलके फैजाबाद के अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर की तामीर और पीएम मोदी की क़यादत में किए गए तरक्याती कामों की वजह से जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। अयोध्या में बीजेपी एमपी लल्लू सिंह से खुसूसी बातचीत की हमारे नमनिगार शैलेंद्र मिश्रा ने। हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में। फैजाबाद से बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को। उनसे बातचीत करते हैं। लल्लू सिंह जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो गरीब कल्याण की योजना चलाया, जो पूरे देश में विकास के काम किए, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, तथा प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो 500 सालों से संघर्ष हो रहा, उस मंदिर के निर्माण के अवरोध को समाप्त करके भव्य मंदिर का आज जो निर्माण हुआ, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अयोध्या का जो विकास प्रारंभ हुआ, इन सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी के बीच में हम सब कार्यकर्ता मोदी जी के लिए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद देखें तो अयोध्या चर्चा में है पूरी दुनिया में, और पूरी अयोध्या बदली सी नज़र आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपने इसका जिक्र भी किया, तो आपको लगता है कि चुनौती वो आसान हुई होगी फैजाबाद में आपकी? हमारा तो अपना मानना है कि चुनौती पूरे देश में कहीं नहीं, और अयोध्या की तो बात ही अलग है। अयोध्या पूरा राममय है, फैजाबाद लोकसभा पूरा राममय है, और प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके कारण अयोध्या का जो विकास हो रहा, उसके कारण आम आदमी जो है बहुत खुश है। यूपी में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी। पीडीए का एक नारा दिया है, तो किस तरह से उसे देखते हैं? और वो बहुत जोर दे रहे हैं तमाम सीटों पर।
देखिए उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। समाज में स्वीकारता आज मोदी जी की, आम आदमी मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी को अपना जो है अभिभावक मानता है। आम आदमी को के मन में यह विश्वास हो गया है कि मोदी जो हैं वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, दुनिया में भारत का सम्मान जो मोदी जी ही बढ़ा सकते हैं। इसलिए आम आदमी और किसी को कोई महत्व नहीं दे रहा, न किसी के बारे में कोई विचार कर रहा। जब अयोध्या में हम हैं तो अयोध्या को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाने की ओर आगे ले जाया जा रहा है। दावा है कि अगले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि संकेत तो मिल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जन और धन दोनों की दृष्टि से यह अयोध्या नगरी होगी, प्रभु श्री राम का स्थान होगा। लल्लू सिंह जी बीजेपी उम्मीदवार हैं फैजाबाद से, 2 बार लगातार 2014 और 19 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सामने है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी। तो इस तरह से हम अलग अलग सीट पर जाकर उम्मीदवारों से उनके दावों के बारे में जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा सफ़र जारी रहेगा। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। और राजस्थान के नीम का थाना के तहत खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉर्प लिमिटेड की कुलेहान कान में एक बड़ा हादसा पेश आया है। कान की लिफ्ट मशीन की रस्सी टूटने से पेश आने वाले हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। कान में 14 अफराद के फंसे होने की इत्तला है। लिफ्ट तकरीबन 1875 फीट नीचे गिर गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। तमाम करीबी एम्बुलेंस को मौके पर तलब किया गया है। डॉक्टरों की टीम भी तैयार कर ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जंगलात में लगी आग के मामले पर आज फिर समाअत होगी। और इससे कबल 8 जून को समाअत में अदालत उस्मा ने रियासती हुकूमत को रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि बारिश या मसनूई बारिश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत में रियासती हुकूमत ने अदालत में अबूरी स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की थी। उत्तराखंड हुकूमत ने जस्टिस BR गागवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलात में आग लगने के 398 वाक़यात हुए हैं और ये सब अपनी ही वजह से पेश आए हैं। सरकारी वकील डिप्टी एडवोकेट जनरल जितेंद्र कुमार सेठी ने कहा है कि जंगलात के इलाके का सिर्फ 0.1 हिस्सा आग की जद में है। अप्रैल के पहले हफ्ते में उत्तराखंड में लगी आग से अब तक 11 अजला मुतासिर हुए हैं और आग से 1316 हेक्टेयर जंगलात जलकर खाक हो चुके हैं। और ईडी आज भी झारखंड हुकूमत में पंचायती राज और दही तरक्की के वजीर आलमगीर आलम से पूछगछ करेगी। वजीर आलमगीर से ईडी हुक्काम ने मंगल को तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की थी। ईडी ने 6 मई को उनके PS के घरेलू मुलाजिम के फ्लैट और दीगर मकामात से मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी और इस सिलसिले में आलमगीर आलम से पूछगछ की जा रही है। वो मंगल को सुबह 10:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और शाम तकरीबन 8:30 बजे ईडी के दफ्तर से बाहर आए। और मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी है। बिलखुसूस यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत शुमाली हिंद की रियासतों में गर्मी ने लोगों की हालात बुरी कर दी हैं और महकमे मौसमियात ने शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी की है। IMD ने कहा है कि 16 मई से राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर का इम्कान है और इसके साथ ही कोंकण के मुख्तलिफ हिस्सों में आज शदीद गर्मी जारी रहने का भी इम्कान है। केरल में महकमे मौसमियात ने रियासत के पैथानमथिट्टा और इडुक्की अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रियासत के 8 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल कल फ्रांस के शहर कांस में शुरू हुआ। दुनिया के इस मकबूल तरीन फिल्मी मेले का आगाज मारूफ हिदायतकार और मौसीकीकार क्वेंटन डिपेक्स की फ्रांसीसी मज़ाहिया फिल्म द सेकंड एक्ट से हुआ। भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेज़बानी कर रहा है और इसके साथ साथ आज फेस्टिवल में नामवर फिल्मी शख्सियात की मौजूदगी में इंडियन पवेलियन का इफ्तिताह किया जाएगा। कांस में इंडियन पवेलियन हिंदुस्तानी फिल्मी बिरादरी के मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जिसमें प्रोडक्शन के काम में ताउन को फ़रोग़ देना,
और सेशंस होते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन डील, स्क्रिप्टिंग की दस्तयाबी, B2B मीटिंग्स और दुनिया भर से मारूफ तफरीही और मीडिया शख्सियात के साथ साथ नेटवर्किंग शामिल रहती है। इस पवेलियन का एहतमाम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पार्टनर के तौर पर करेगा, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का ताउन शामिल होगा। और कान फिल्म फेस्टिवल के लिए इत्तलात व नशरियात की वजारत के तहत NFDC के जरिए भारत पवेलियन का एहतमाम किया गया है। भारत पवेलियन को दुनिया के लिए एक रहनुमा का नाम दिया गया है जो भारत और बैनुल-अक़वामी फिल्मी कारोबार के दरमियान ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। आइए आपको इस पवेलियन की झलक दिखाते हैं और इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम आ चुके हैं भारत पवेलियन में और आते ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक लुक दिया गया है भारत पवेलियन का, साथ ही नाम भी दिया गया है सूत्रधार ऑफ द वर्ल्ड। ये डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद से। सूत्रधार की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सूत्रधार यानी जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है। अगर आप न्यू लुक की बात करें भारत पवेलियन की तो यहाँ पर कई सारे रंगों में इसे हर एक पहलू को समझाया गया है। साथ ही ये कियोस्क भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो यहाँ आ सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ ही अगर मीटिंग्स की बात करें तो 200 से ज़्यादा मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। और साथ ही एक अनोखा यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है स्पीड डेटिंग का। जी हाँ, हम समझते हैं स्पीड डेटिंग जो होती है वो डेटिंग से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से होगा। NFDC के द्वारा आयोजित, साथ ही FICCI के द्वारा मैनेज किया गया ये जो जगह है, यहाँ पर B2B मीटिंग्स होंगी, स्पीड डेटिंग बातें होंगी, साथ ही सेशंस होंगे, कई सारे डिस्कशंस होंगे और यहाँ पर एक ये हॉटस्पॉट होगा मिलन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के लोग और साथ ही भारत के जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो पॉलिसीज़ होते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो भी यहाँ पर निर्वाह किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत पवेलियन जो है वो भारत पर्व तो मनाएगा ही, साथ ही भारत की जितनी भी बातें होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को फिल्मिंग डेस्टिनेशन, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो हम चाह रहे हैं, साथ ही दुनिया के साथ में जो हमारा जुड़ाव हो रहा है फिल्म जगत को लेके, वो भी यहाँ पर रेखांकित होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो यहाँ रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने सुर्खी ली है वो आपको बता दें कि हुकूमत हिंद ने मुल्क में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग के वाक़यात के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बता दें यहाँ पर हुकूमत ने 1000 स्काइप ID को ब्लॉक कर दिया है और साथ ही इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल हज़ारों सिम कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई हुई है वो हुकूमत ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ शराकत दारी की है और ये कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अभी कुछ ही वक्त पहले जहां हवाई अड्डों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के बाद अब फिर से एक बार धमकी भरे ईमेल मौसूल हुए हैं और यहां पर दिल्ली में अस्पतालों और तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद फौरी ही पुलिस इंतजामिया अलर्ट पर आई और डॉग स्क्वाड की टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ हुई। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं, जहां दरख्तों की कटाई और झाड़ियों को हटाने पर पाबंदी लगाई गई है। हाई कोर्ट ने ये कहा है, उन्होंने पूछा है कि जो झाड़ियां जगह जगह पे कटी हुई नज़र आती हैं उसमें ज़्यादातर लोग उसमें आग लगा देते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो कौन इन लोगों को ये काटने की और यहाँ पर डालने की इजाज़त देता है। आगे बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर इनकलाब के हमने सुर्खी ली है कि हज 2024 में की तैयारियाँ वहाँ पर बहुत तेज़ी से जारी हैं, जहाँ मीना में खेमों की बस्ती आबाद करने की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं और बगैर इजाज़त हज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी गवर्नर मक्का
उन्होंने ये बात बोली है। इंडोनेशिया से खबर है, दूसरी सुर्खी इंडोनेशिया से है, जहां आतिश विशा से लावा बहने के बाइस यहां पर 40 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल के खबरों की, जहां हिंदुस्तानी एथलीट नीरज चोपड़ा 2021 के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और उन्होंने 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में कोई मुकाबला नहीं खेला क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।